हाय गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटी और पॉलिटी में हमारा आज का टॉपिक है संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि प्रस्तावना में क्या दिया हुआ है और ये किस लिए हमारे संविधान में है और ये हमने कहाँ से ली थी। तो आज ये सारे क्वेश्चन हम देखेंगे। इससे पहले देख लेते हैं हम हमारा आज का फैक्चुअल क्वेश्चन। 24 मार्च को क्या होता है? 24 मार्च को होता है वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे, विश्व क्षय रोग दिवस। तो वर्ल्ड टीबी डे जो होता है, इसकी इस बार की थीम है द क्लॉक इज टिकिंग। अब हम देखते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछा जाए कि हमारी जो प्रस्तावना है उसे हमने लिया कहाँ से है, तो इसे हमने अमेरिकी संविधान से लिया है। सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया तथा बाद में कई देशों ने इसे अपनाया। तो सबसे पहले जो अमेरिकी संविधान था, इसने प्रस्तावना को शामिल किया था। बाद में कई देशों ने इसे अपनाया और हमने भी अपनाया। तो देखिए, अगर फ्रेंड्स आप कोई बुक पढ़ते हैं तो बुक पढ़ने से पहले आप उसका आगे का पेज देखते हैं जहाँ इंट्रोडक्शन दिया होता है। तो उसे पढ़ने से आपको कई चीज़ें पता चल जाती हैं कि बुक में दिया क्या है, बुक की थीम क्या है ना। बुक मेनली किस लिए है। इसी तरीके से हमारा प्रियम्बल है। प्रियम्बल जो प्रस्तावना है वो हमें संविधान की जानकारी दे देती है काफ़ी सारी, कि संविधान में दिया क्या हुआ है, हमारे संविधान की मूल प्रकृति, मूल भावना क्या है, हमारा संविधान क्या कहना चाहता है। ये सब हमें प्रस्तावना से पहले पता चल जाता है। ठीक है, इसलिए एन ए पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा। ठीक है, कि वो हमें संविधान का इंट्रोडक्शन करा देती है, परिचय करा देती है, इसलिए इन्होंने इसे संविधान का परिचय पत्र ही कहा। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रस्तावना को बनाया किसने था, तो इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा बनाया गया था। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा बनाए गए और पेश किए गए एवं संविधान सभा द्वारा अपनाए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। अगर अब आपसे ये क्वेश्चन आ जाता है कि क्या कभी प्रस्तावना में संशोधन किया गया था? हाँ, किया गया था, एक बार किया गया था। कब? 42 संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा इसमें संशोधन किया गया और इसमें 3 नए शब्द जोड़े गए। कौन से? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। तो क्या हमारा जो देश है वो धर्मनिरपेक्ष नहीं था पहले? नहीं था। ठीक है, संविधान बनने के बाद, लेकिन इसमें ये जो शब्द नहीं थे एग्जैक्ट, अब ये शब्द इसमें इससे जोड़ दिए गए। अब देखिए, प्रस्तावना की विषय वस्तु क्या है। ये फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। देखिए, अब विषय वस्तु क्या है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को समाजवादी आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, धर्म विश्वास उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये जो विषय वस्तु है फ्रेंड्स, आपको याद कर लेनी चाहिए, सीरियसली याद कर लेनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है यूपीपीसीएस में एक बार क्वेश्चन आया था कि प्रस्तावना में कितनी तरीके की स्वतंत्रता है, कितनी तरीके के न्याय हैं। मतलब ये पूछ लिया था जैसे कि कितने तरीके के न्याय है, समाजवादी, आर्थिक और राजनीतिक, 3 तरीके के न्याय है। तो ऐसे पूछ लिया गया था एक बार, कितनी तरीके की स्वतंत्रता है, कितनी तरीके की समता है। तो और कभी कभी इनका क्रम भी पूछा जा सकता है। तो आपको ये अच्छे से समझ लेना चाहिए। मैं आपको हर वर्ड का इसमें मतलब बता रही हूँ। देखिए, हम भारत के लोग, इसका मतलब क्या है कि जो हमारा संविधान है उसकी शक्ति किसमें है? हम भारत के लोगों में है। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अब देखिए फ्रेंड, प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होता है। मान लीजिए आप कोई देश चलाते हैं, आप देश के हेड हैं। ठीक है, आप देश चला रहे हैं, लेकिन देश के निर्णय लेने की आप में शक्ति नहीं है, कोई और देश आपके लिए निर्णय ले रहा है। इसका मतलब हमारी जो कंट्री है वो संप्रभुत्व नहीं है। देखिए, संप्रभु शब्द का आशय है कि भारत ना तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और ना ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है। ठीक है, इसके ऊपर और कोई शक्ति नहीं है और ये अपने मामलों का निस्तारण करने के लिए स्वतंत्र है। तो संप्रभुत्व संपन्न है। हमारे जो कंट्री है वो सॉवरेन कंट्री है। अब समाजवादी शब्द का क्या अर्थ हो गया? समाजवादी, देखिए हमारा जो भारतीय समाजवाद है वो लोकतांत्रिक समाजवाद है। ठीक है, इसमें क्या है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र साथ साथ मौजूद है, दोनों कार्य करते हैं। अब अगर आप देखेंगे साम्यवादी समाजवाद, तो उसमें क्या है कि राज्य जो होता है उसके पास सारे संसाधन होते हैं और वो ही सारी जरूरी चीज़ें प्रोवाइड कराता है, निजी क्षेत्र नहीं होता है। लेकिन जो हमारा लोकतांत्रिक समाजवाद है उसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था है हमारी। ठीक है, सार्वजनिक जो गवर्नमेंट होगी वो भी ज़रूरी चीज़ें प्रोवाइड कराएगी और उसके साथ निजी क्षेत्र भी कार्य करेगा। क्योंकि हम देखिए,
हम इतनी डेवलप कंट्री नहीं है, तो हमें डेवलपमेंट करना है, इसलिए हमें ये जो है लोकतांत्रिक समाजवाद हमारा की तरफ हम झुके हुए हैं। और क्या है कि ना अब थोड़ा थोड़ा इसमें जो है 1991 में आया था प्राइवेटाइजेशन, आपको पता है, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। उसके बाद जो हमारा समाजवादी प्रतिरूप है वो थोड़ा लचीला हो गया, मतलब हम थोड़ा प्राइवेटाइजेशन की तरफ ज़्यादा झुक रहे हैं। अब तीसरा वर्ड है धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष का क्या मतलब है कि क्या हमारी कंट्री पहले धर्मनिरपेक्ष नहीं थी, क्योंकि आप जानते हैं कि मूल कर्तव्यों में आर्टिकल 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता तो हमें दी हुई थी, बस अब क्या किया गया, इस शब्द को भी जोड़ दिया गया। तो इसका अर्थ क्या है, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता की सभी अवधारणाएं विद्यमान है, अर्थात हमारे देश में सभी धर्म समान है और उन्हें सरकार का समान समर्थन प्राप्त है। हमारी जो सरकार है वो क्या है, किसी एक धर्म को वो नहीं फेवर नहीं करती है, सारे धर्म को समान मानती है और समर्थन देती है। अब लोकतांत्रिक का क्या अर्थ हो गया, लोकतांत्रिक का अर्थ ही होता है फ्रेंड्स कि जो हमारी शक्ति है वो जनता के हाथों में है, ठीक है, हम अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, तो इस तरीके से हम लोकतांत्रिक हैं। अब गणराज्य का मतलब क्या हो गया, देखिए अगर हमारा जो प्रतिनिधि है, ठीक है, जो हमारा राज्य का प्रमुख है, अगर वो प्रत्यक्ष रूप या अप्रत्यक्ष रूप से चुनकर आता है, ठीक है, वो कोई राजा नहीं है, जो हमारा राज्य का प्रमुख है वो अगर हम उसे चुनते हैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से, तो वो हम मतलब इसका मतलब ये होगा कि हमारी कंट्री में गणतंत्र है, ठीक है, राजशाही नहीं है, हमारे यहाँ कोई राजा रानी नहीं है ब्रिटेन की तरह। एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था की राज्य व्यवस्था को दो वर्गों में बांटा जा सकता है, राजशाही और गणतंत्र। राजशाही व्यवस्था में राज्य का प्रमुख आमतौर पर राजा या रानी उत्तराधिकारी के माध्यम से पद पर आसीन होते हैं, जैसे ब्रिटेन में होते हैं, ठीक है। वही गणतंत्र में राज्य का जो प्रमुख होता है, जैसे हमारा राष्ट्रपति है, वो हमेशा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित समय के लिए चुनकर आता है, जैसे अमेरिका में और हमारे देश में भी है, ठीक है। हमारा राष्ट्रपति कोई राजा रानी नहीं होता, इसलिए हमारी कंट्री क्या है, गणतंत्र है। बनाने के लिए, ठीक है, आपको इन शब्दों का अर्थ समझ में आ गया होगा। तो ये हमारे देश की प्रवृत्ति है, संप्रभुत्व संपन्न है, समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष है और लोकतांत्रिक है और गणराज्य है, ठीक है। इसके समस्त नागरिकों सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ठीक है, न्याय हमें क्या है कि तीनों तरीके के मिलने चाहिए, समाजवादी भी, आर्थिक भी और राजनीतिक भी, ठीक है। सामाजिक न्याय का क्या अर्थ होता है, हर व्यक्ति के साथ जाति, रंग और धर्म, लिंग के आधार पर बिना भेदभाव के समान व्यवहार करना। अगर हम किसी के साथ कोई भेद नहीं करते हैं जाति, रंग के आधार पर, यानी समाजवादी न्याय है, ठीक है, सामाजिक न्याय है। ऐसा एक्चुअल में है नहीं है, पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत अच्छी बातें दी हुई हैं, अगर ऐसा सच में हो जाए तो हमारी कंट्री बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। अब देखिए आर्थिक न्याय क्या है, आर्थिक न्याय का अर्थ है कि आर्थिक कारणों के आधार पर किसी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है, मतलब सबको अब समान अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। राजनीतिक न्याय का अर्थ है कि हर व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे, चाहे वो राजनीतिक दफ्तरों में प्रवेश की बात हो अथवा अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का अधिकार, मतलब हर व्यक्ति समान रूप से वोट दे सकता है, ठीक है, चुनाव लड़ सकता है, उसे राजनीतिक अधिकार मिले हुए हैं। तो इस तीनों तरीके के हमें न्याय है, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता। अब स्वतंत्रता का क्या अर्थ होता है, लोगों की गतिविधियों पर किसी प्रकार की रोक टोक की अनुपस्थिति तथा साथ ही व्यक्ति के विकास के लिए अवसर प्रदान करना, मतलब व्यक्ति के विकास के लिए उसके सारे अवसर हो और उसकी मतलब उसको अनावश्यक रोक टोक ना हो। लेकिन स्वतंत्रता का अर्थ ये भी नहीं है कि कुछ भी करे, कुछ प्रतिबंध है, इसके साथ ही हमें कितने तरीके की विचार, मतलब हम चाहे जैसे विचार रख सकते हैं, ठीक है, विचारों की अभिव्यक्ति कर सकते हैं, ठीक है। धर्म, हम अपने जैसा धर्म चाहे वैसा धर्म मान सकते हैं, जैसा विश्वास चाहे वैसा रख सकते हैं, जिस भगवान की उपासना करना चाहे वो कर सकते हैं। तो हमें इन सब की क्या मिली हुई है, स्वतंत्रता मिली हुई है। तो फ्रेंड्स देखिए समता का क्या अर्थ होता है, समता का अर्थ है समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति और बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करने के उपबंध, यानी कि सबको एक से अवसर मिले, ठीक है। तो क्या है कि हमारे में प्रतिष्ठा और अवसर की समता दी हुई है, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए हमारे भाईचारा बढ़ना चाहिए। कैसे, व्यक्ति की, देखिए हर व्यक्ति की अपनी गरिमा होती है, उसका सम्मान किया जाए और राष्ट्र की जो एकता अखंडता है उसका भी सम्मान करा जाए। तो ऐसी बंधुता बढ़ाने के लिए कब ये अपनाया गया था, 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अधिनियमित किया था, अंगीकृत किया था और आत्मार्पित किया था। तो आई होप कि अब आपको प्रस्तावना की विषय वस्तु का अर्थ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।
अगर इंटरव्यू में पूछा जाए, आंसर राइटिंग में आपको लिखना हो, तो आप इसमें से बहुत सारी चीज़ें मेंशन कर सकते हैं हमेशा ही कि हमारे संविधान की क्या प्रकृति है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछा जाए प्रस्तावना के मूल तत्व क्या हैं, ठीक है, तो प्रस्तावना के 4 मूल तत्व हैं। संविधान के अधिकार का स्रोत है, ठीक है। प्रस्तावना कहती है कि संविधान भारत के लोगों से शक्ति अधिग्रहित करता है, मतलब हम जो संविधान की जो शक्ति है वो भारत के लोगों से है, तो ये बताता है कि संविधान के अधिकार का स्रोत क्या है। दूसरा, ये भारत की प्रकृति बताता है, जैसे हमारे भारत की प्रकृति क्या है, संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला देश है, तो ये बता देती है कि हमारे भारत की प्रकृति क्या है। तीसरा, ये बताती है संविधान के उद्देश्य क्या है न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व संविधान के हमारे उद्देश्य हैं। चौथा, ये बताती है कि संविधान लागू होने की तिथि क्या है, तो वो 26 नवंबर 1949 है। तो इस तरीके से ये हमारे संविधान के 4 मूल तत्वों को बताती है। देखिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन उठ जाता है कि संविधान के एक भाग के रूप में प्रस्तावना है या नहीं, यानी जो प्रस्तावना है वो हमारे संविधान का भाग है या नहीं। तो इसमें क्या हुआ था, देखिए जब इसकी बहस हुई थी तो एक बेरुवाड़ी संघ मामला हुआ था 1960 में। इसमें जो सुप्रीम कोर्ट थी उसने कह दिया था कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग नहीं है। लेकिन उसके बाद जो हमारा केशवानंद भारती केस आया था 1973 में, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात को बदला और कहा कि जो हमारी प्रस्तावना है वो हमारे संविधान का भाग है। तो अगर अब आपसे पूछ लिया जाए कि हमारे जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है या नहीं, तो जी हाँ, वो हमारे संविधान का भाग है। और इसमें 2 बातें और इम्पॉर्टेंट है कि प्रस्तावना ना तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और ना ही उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगाने वाला, ठीक है। विधायिका ना तो प्रस्तावना से शक्ति ग्रहण करती है, ना ही उस पर प्रतिबंध लगता है। यह गैर न्यायिक है, अर्थात इसकी व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। आप अगर प्रस्तावना से कुछ अलग होता है तो आप न्यायालय नहीं जा सकते। और एक और क्वेश्चन उठता है कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है या नहीं। तो देखिए फ्रेंड, इसमें भी यही हुआ था कि जो सुप्रीम कोर्ट था उसने अपना निर्णय बदला था। तो अंत में ये कहा गया कि हाँ, इसमें जो हमारी प्रस्तावना है इसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन इसमें जो हमारे संविधान का मूल ढांचा है, ठीक है, मूल तत्व है, उनको नहीं बदला जा सकता। जो हमारी प्रस्तावना में संविधान का मूल ढांचा और मूल तत्व जो दिए हुए हैं उनको नहीं बदला जा सकता, अदरवाइज इसमें संशोधन किया जा सकता है। तो ये जो 2 क्वेश्चंस थे ये आते हैं, इसलिए इनका आप ध्यान रखना। और हमारी प्रस्तावना का बहुत महत्व है, इससे हमें पता चलता है कि क्या विज़न है हमारे इंडिया का, कहाँ हम पहुँचना चाहते हैं, क्या हम करना चाहते हैं, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो आई होप कि अब आप इससे क्वेश्चंस वगैरह कर पाएंगे। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे दीजिए। भारत की संविधान की प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। पहला, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा इसमें 3 नए शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शामिल किए गए। प्रस्तावना संविधान का ही एक भाग है। तीसरा, इसे पंडित नेहरू द्वारा बनाया गया और पेश किया गया। फोर्थ, प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता। तो अगर आपने अभी टॉपिक अच्छे से समझा है तो आप इसका आंसर दे लेंगे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दीजिए। और थैंक यू सो मच। इन वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू।